हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डेप्रिसिएशन क्लास 11 के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम फिक्स्ड एसेट का बात करते हैं, उसकी वैल्यू का बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फिक्स्ड एसेट की किस वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, और तब फिर हम डिप्रिसिएशन का मतलब समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं। तो जिस टाइम में फिक्स्ड एसेट को खरीदा जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब हुआ परचेज करना या खरीदना, उस टाइम में उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट क्या होती है। अब ये पहले हमें समझना है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट क्या होती है। तो जिस साल फिक्स्ड एसेट खरीदी गई उसका कॉस्ट क्या है। सबसे पहले तो उस मशीन की खुद की वैल्यू, उसकी परचेज वैल्यू क्या है, ये आएगा कॉस्ट में। और साथ ही साथ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एसेट टू मेक इट रेडी टू यूज। रेडी टू यूज, वो जिस मशीन को आपने खरीदा है, जिस जो फिक्स्ड एसेट है जिसका हम डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं, उस मशीन को स्टार्ट करने तक का सारा खर्चा उस मशीन का खर्चा होता है, उसका कॉस्ट बन जाता है। ये जो एक्सपेंसेस हैं इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जैसे स्मार्ट बोर्ड होता है, तो स्मार्ट बोर्ड अगर आप खरीद के ले आते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड को आप खरीद के लाकर यूज नहीं कर सकते हैं। उनके टेक्निकल इंजीनियर्स आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट स्टाफ आते हैं, वो आकर उस स्मार्ट बोर्ड को फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, आपको उसको बताते हैं कैसे यूज करना है। और अगर वो उसका चार्ज लेते हैं तो वो स्मार्ट बोर्ड के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, यानी उससे स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कमीशन पेड ऑन परचेज, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं फिक्स एसेट, और उसके ऊपर आप किसी एजेंट को कमीशन भी दे रहे हैं, तो वो भी स्मार्ट उस फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ये इंपोर्ट पे लगता है, ऑन इंपोर्ट। अगर हम फॉरेन से, सपोज अगर हम सिंगापुर से कोई एसेट मंगा रहे हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे कस्टम ड्यूटी, ऐसे टैक्स देते हैं जो हमें गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, तो ये टैक्स हमारे कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। फिर है फ्रेट और वेजेस पेड। अगर कोई भी खर्चा, कोई भी उस एसेट को लाने तक, हमारे प्लेस तक लाने तक का जो भी खर्चा लगे, फ्रेट लगे, वेजेस लगे, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इन खर्चों को हम कैपिटलाइज बोलते हैं। एक लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सच एक्सपेंसेस। कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी हम अपनी एसेट में उसको जोड़ देते हैं। तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हम जब भी कॉस्ट का बात करेंगे इस एसेट का, तो उसमें दोनों खर्चे जुड़ते हैं, एक तो उस एसेट की वैल्यू और उस पे लगने वाले सारे खर्चे, तब तक के खर्चे जब तक उसको पहली बार यूज करने के लिए किया जाए, वो सब उसका कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि एसेट जो हम खरीद रहे हैं वो 1 लाख की है, और उस पे अलग से हमें खर्च करना पड़ रहा है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया, ठीक है, इंस्टॉलेशन का, फ्रेट का, ये सब खर्चे मिला के हमें 20,000 और खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट DR 1,20,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ठीक है, ये 1 लाख रुपया नहीं, ये 20,000 भी मिलकर हमारी एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते। तो आज हमारे बुक्स में हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 1 लाख नहीं, 1,20,000 आएगा। चलिए, तो ये था हमारे किस वैल्यू का हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट में।
तो ये हमारी वैल्यू थी। अब हम देखेंगे कि इसमें ये तो वैल्यू आ गया, अब हम डेप्रिसिएशन देखते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इस चीज को अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2015 को। इस मशीन का एक अनुमान है कि ये मशीन हमारे पास 10 साल यूज आएगी, 10 साल ये मशीन चल सकती है, यानी 31 मार्च 2025 तक ये मशीन चलेगी। अब अगर हम फर्स्ट ईयर के एंड का बात करें 31 मार्च 2016, तो एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो इस मशीन की जो वैल्यू 10 लाख 1 अप्रैल 2015 को थी, ये वैल्यू 31 मार्च 2016 को नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू थोड़ी घट जाती। क्यों घट गई? क्योंकि हमने इसको 1 साल यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू कुछ घट गई होगी। इसी तरह से 31 मार्च 2017 को भी 1 साल के बाद इसकी वैल्यू और घट गई होगी। 31 मार्च 2018 को भी इसकी वैल्यू घट गई होगी। यानी ये जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, इसकी वैल्यू थोड़ी गिरती चली जाती है इस तरीके से, ठीक है। और एट द एंड इसकी वैल्यू बहुत ही कम रहेगी। जब इसकी लाइफ 10 साल खत्म हो जाएगी तो इसकी वैल्यू या तो जीरो हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी, 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। तो ये हर साल जो इसकी वैल्यू में गिरावट आ रहा है, इसका फॉल जो आ रहा है, जितनी वैल्यू फॉल कर रही है उस उतनी वैल्यू का उस बिजनेस को नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान को हम बुक्स में डेप्रिसिएशन के नाम से लिखते हैं। तो हम लोग एक नए टर्म की तरफ आ गए कि डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उससे नुकसान हुआ, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो उसको भी डेप्रिसिएशन ही कहा जाता है। अब ये वैल्यू कितनी गिरी, कितना इसका वैल्यू गिरा इस एसेट का, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट कितने तरह की होती है और ये वैल्यू क्यों गिरती है। जैसे हमने एक तो यहाँ पे जो रीजन लिया, वो रीजन हुआ फॉल इन वैल्यू ड्यू टू, पहला हमने कहा यूसेज। क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट को यूज किया है, इस वजह से इसकी वैल्यू गिरी। अगर हम यूज नहीं करते, अगर ये मशीन नई की नहीं रहती, तो इसकी वैल्यू नहीं गिरती है। यूज करने के कारण उसकी वैल्यू घट जाती है, उसकी एफिशिएंसी हमने कम कर दी, उसका जितना पोटेंशियल था वो कम किया, इस वजह से। दूसरा एक और रीजन इसमें होता है ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस वर्ड यूज होता है जहां पे टेक्नोलॉजी का बात होता है। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड। अगर टेक्नोलॉजी आउटडेट हो रही है तो उसकी वजह से भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट जाता है, तो हम बोलते हैं कि रीजन क्या हुआ उसकी फॉल इन वैल्यू का, तो ऑब्सोलेंस के कारण उसकी वैल्यू घटी है। और एक रीजन होता है, अगर मान लीजिए आपकी फिक्स्ड एसेट का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक है, ठीक है, वो आपके बिजनेस में था, एक्सीडेंट कर गया, तो उसकी वैल्यू में भी जो गिरावट आई वो भी होता है। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट जाती है। अब यहां पे हमने गिरावट देखा है, अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट कितने तरीके के होते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट और वेस्टिंग एसेट। तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट वैसी एसेट होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हो गई टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। टच एंड सी, एग्जांपल आप इसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी,
व्हीकल्स, फर्नीचर्स, ये हमारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट में आते हैं। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट वैसी फिक्स्ड एसेट होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में होती है हमारे पास। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बैंक्स में बैंक सॉफ्टवेयर पे काम करती है तो उनका सॉफ्टवेयर उनके लिए फिक्स्ड एसेट है। बिजनेस की गुडविल, ये बिजनेस का फिक्स्ड एसेट है। ट्रेडमार्क्स, अगर आपने ट्रेडमार्क्स लिया हुआ है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये हमारे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके कोल माइंस, गोल्ड माइंस, ठीक है, ये सब आपके वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। तो इनकी वैल्यू में जब फॉल आता है तो अलग अलग नाम से उन फॉल्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर टैंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू घटती है तो इसे हम अमोर्टाइजेशन के वर्ड से जानते हैं, अमोर्टाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू घटती है तो इसे हम डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। ये तीन अलग अलग नामों से डेप्रिसिएशन अलग अलग एसेट्स को डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम इनका अकाउंटिंग करते हैं तो या टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो या फिर वेस्टिंग एसेट हो, ये तीनों का ही हम जो अकाउंट ओपन करते हैं वो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट ही इसमें हम ओपन करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये बेसिक हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग मेथड में देखते हैं कि किस तरह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इनके मेथड्स का डिस्कशन करते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, पर +2 लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे, 11-12 के लेवल पे दो मेथड्स का डिस्कशन होता है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड्स के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के भी अलग अलग नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके इन मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, देखिए, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर ईच ईयर। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। ये नाम इसीलिए पड़ा है कि हर साल का इंस्टॉलमेंट यानी अमाउंट सेम है, फिक्स है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको जब हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे वहां पे हम देखेंगे कि जब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा वो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, यानी जो कॉस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड। नेक्स्ट इट इज कैलकुलेटेड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड यूसेज लाइफ। इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इसके मेथड को या तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, किस रेट से वो एसेट आपकी घट रही है उसकी वैल्यू, या कितने साल उसको यूज किया जा सकेगा, यूज, ठीक है, उस बेसिस पे हम इन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और एक ये फोर्थ टर्म है, ये नया टर्म आया है, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। इसका मतलब होता है जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, मान लीजिए कि हमने आज कोई मशीन खरीदी, वो 5 साल चलेगी, तो 5 साल के बाद हम उसको कबाड़ के भाव में बेच सकते हैं। 10 लाख की मशीन है तो आप उसको
1000, 2000, 5000 एट द एंड ऑफ द लाइफ जो भी उसकी वैल्यू मिले उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो अभी हम जब डेप्रिसिएशन इस मेथड का कैलकुलेशन सीखेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों का यूज आएगा। चलिए तो इसके हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इस मेथड के हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए इसी मेथड के ऊपर हम लोग कुछ सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब हम लोग ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और इसके ऊपर उन्होंने 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन के भी खर्च किए हैं। इस प्लांट की लाइफ 10 साल है और लाइफ खत्म होने के बाद इसके ऊपर 5,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू उन्हें रिसीव होगा। तो अब हमें प्लांट अकाउंट बनाना है और इसका बुक्स में इफेक्ट दिखाना है। चलिए तो प्लांट अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये रुपीस का कॉलम, ठीक है। लेजर में जर्नल फोलियो बनता है। फिर से ये आ गया डेट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आ गया हमारा जर्नल फोलियो, ये आ गया हमारा अमाउंट या रुपी। तो अब हमने इस प्लांट को खरीदा है 1 अप्रैल 2021 को, तो ये 2021 अप्रैल 1 यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। प्लांट खरीदे हैं 1 लाख रुपए में और फिर इसी दिन हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए हैं, तो इसी दिन हम करेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। या तो आप इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं या आप एक साथ इसको 1,10,000 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब पूरे साल कुछ नहीं हुआ है। साल जब खत्म हो गया तब हम देखेंगे कि हमने उस जिस प्लांट को हमने खरीदा था, जिसको यूज किया है, उसको कितने महीने यूज किए हैं। तो आप देखिए 1 अप्रैल को खरीदे हैं, पूरे साल के बाद यानी मार्च 31 को ये पूरा 12 महीने यूज हुआ है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000, ये इंस्टॉलेशन के साथ हुआ, माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए थी, डिवाइडेड बाय इस प्लांट को अगर आप हम बेचेंगे तो 5,000 रुपए में बिकेगा और इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, यानी 10 साल ये प्लांट चलेगा। तो ये हो जाता है 1,05,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10,500 पर ईयर। पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा 10,500। अगर आप प्लांट को पूरे साल यूज करते हैं तो आपका डिप्रिसिएशन आता है 10,500 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, 10,500 बाय बैलेंस सीडी। तो हमारे प्लांट में कितना बैलेंस रह गया? तो ये देखिए 1,10,000, 10,500 की प्लांट हमने यूज कर ली
तो ये 99,500 का प्लांट हमारे बुक्स में 1 साल के बाद रह जाता है। अब अगर हम इसको 1 साल और देख लें तो अप्रैल 1 ये आ गया टू बैलेंस बीडी 99,500, क्योंकि इस साल तो कुछ नहीं हुआ तो 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस साल क्या होगा? सेम डेप्रिसिएशन। इस साल फिर हमने पूरे साल के लिए इस एसेट को यूज की, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन आया था, जो डेप्रिसिएशन फिक्स है पूरे साल के लिए, हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 10,500। और इस साल का बैलेंस कितना बच जाता है बाय बैलेंस शीट, तो वो हम निकाल लेंगे 99,500 और ये हो गया 99,500, जो गया 89,000। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्लांट का अकाउंट बन जाता है। इज दिस क्लियर? चलिए अब हम लोग एक और सवाल इस पे देख लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2016। एक मशीन खरीदी गई है एक्स लिमिटेड के द्वारा 1 जुलाई 2016 को और 1 लाख। ऑन 1 फरवरी 2017 एक और मशीनरी खरीदी गई है 1,20,000 रुपए की 1 फरवरी 2017 को। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई वाज सोल्ड फॉर 60,000। जिस मशीन को हमने 1 जुलाई 2016 को खरीदा उसको 1 अक्टूबर 2018 को 60,000 रुपए में बेच दिया है। और फिर उसी दिन यानी 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक और मशीन 2 लाख की खरीद ली है। इन सारी मशीनों का एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है और हमें पहले 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग इसका मशीन अकाउंट बनाते हैं। देखिए सबसे पहली मशीन खरीदी गई 2016 जुलाई 1 यानी टू बैंक अकाउंट। ये पहली मशीन हमने खरीदी है, ठीक है, और इसका कॉस्ट है 1 लाख रुपया। ये हमने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मशीन्स खरीदी गई है तो चलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं M1 यानी पहली मशीन। फिर बोल रहा है 1 फरवरी 2017 को हमने एक और मशीन खरीदी जिसका कॉस्ट 1,20,000 था। तो 1 फरवरी 2017 भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। यहां पे आ जाएगा फरवरी 1 टू बैंक अकाउंट M2। ये दूसरी मशीन हो गई, ये हमने खरीदी है 1,20,000 रुपए में। तो इस साल हमने कुल मिलाकर 2 मशीनें खरीदी थी और फिर 1 अक्टूबर 2018 को हमने बेचा है। तो चलिए पहले इस साल को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे आ गया 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें निकालना है कि हमारा डिप्रिसिएशन कितना कितना रुपया हुआ है। तो अगर हम यहां पे डिप्रिसिएशन का बात करते हैं तो देखिए अगर हम डिप्रिसिएशन का बात करें तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें अगर हम, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय जितनी भी मशीन है सबका लाइफ 10 साल है तो डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं तो ये ₹10,000 डिप्रिसिएशन पर ईयर आता है। लेकिन पहले साल हमने मशीन को सिर्फ 9 महीने यूज किया, जुलाई से लेकर मार्च तक, तो हम सिर्फ उसका 9 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। यानी 7,500 रुपया ये मशीन 1 का डिप्रिसिएशन हुआ पहले साल का। इसी तरह से मशीन 2 का अगर हम डिप्रिसिएशन देखें तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी इसका डिप्रिसिएशन होता है 12,000 रुपया प्रति साल। और इसका भी पहले साल यूज कम हुआ है, सिर्फ 2 महीने हमने यूज किए हैं फरवरी मार्च, तो इसका डिप्रिसिएशन हो जाता है सिर्फ 2,000 रुपया। तो कुल मिलाकर पहले साल हमारा डिप्रिसिएशन जो हुआ वो हुआ है 7,500 और प्लस 2,000 यानी 9,500। और बाय बैलेंस सीडी अगर हमारे पास बैलेंस कितना बच जाता है तो 1 लाख वाली एसेट का बैलेंस बच गया 92,500 क्योंकि 7.5 का डिप्रिसिएशन है, और 1,20,000 वाली एसेट का बच गया
1,18,000। ठीक है, तो ये हो जाता है 2,20,000, ये आ जाता है 2,20,000, 2,10,500। अब हम 2017 में आ जाते हैं। अप्रैल 1, टू बैलेंस पीडी। तो पहली मशीन उसकी वैल्यू थी 92,500 और दूसरी मशीन की वैल्यू बची है 1,18,000। कुल हमारे पास 2,10,500 की मशीन रह जाती है। अब देखिए 17-18 में हमारी किसी भी मशीन को कुछ नहीं हुआ है, सीधा 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीन को बेचा है। तो 2018 मार्च 31, अब इस साल पूरा डिप्रिसिएशन हो जाएगा दोनों मशीनों, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहां पे देखिए पहली मशीन का डिप्रिसिएशन 10,000 और दूसरी का 12,000, टोटल 22,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। 10,000 पहली मशीन का और दूसरी मशीन का 12,000, क्योंकि इस साल हमने पूरा साल के लिए दोनों मशीनों को यूज किया है। और ये मेथड में हमें सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रखना है, सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रखना रहता है। तो ये आ जाएगा 2,10,500, 2,10,500। अब अगर हम देखें तो 10,000 यानी 82,500 पहली मशीन में और 1,06,000 रुपया दूसरे मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आ जाती है 1,88,500। ठीक है, अब आ जाते हैं 2018 की शुरुआत हो गई 1 अप्रैल, टू बैलेंस पीडी। पहली मशीन का वैल्यू बचा 82,500, दूसरी मशीन का वैल्यू बचा 1,06,000। कुल मशीन हमारे पास शुरुआत में 1,88,500 की है। अब इसी में बोला है कि 1 अक्टूबर को हमने ये जो पहली मशीन है जो 1 जुलाई को खरीदे थे उसको हमने 60,000 रुपए में बेच दिया और सेम डेट पे एक मशीन खरीदे हैं। तो चलिए पहले बेचने का काम करते हैं। तो ये हम बना लेते हैं, ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये अब हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। जब भी हम एसेट को बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यहां पे बनेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और यहां पे हमने किस मशीन को बेचा है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं M1 ताकि इससे समझ में आए हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू ये हो गई हमारी, कितने में बेचे हैं, तो हमने उस मशीन को 60,000 रुपए में बेचा है। ठीक है, कब बेचे हैं, ये हमने बेचा है 1 अक्टूबर 2018 को, लेस वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर को उस मशीन की कीमत कितनी है। तो देखिए ये जो मशीन जिसको हमने बेचा है इसको हमने 1 अक्टूबर को बेचा। तो चलिए पहले हम अक्टूबर 1 में आते हैं। तो यानी ये मशीन 6 महीने और यूज हुई, तो सबसे पहले तो इसको डिप्रिशिएट करेंगे बाय डिप्रिसिएशन। 6 महीने जितने दिन भी यूज करेंगे उतना हम लोग डिप्रिशिएट करेंगे। तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन 10,000, 6 महीने का डिप्रिसिएशन 5,000 रुपया, यानी ये 5,000 से और डिप्रिशिएट। आइए देखते हैं। तो वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 इसकी वैल्यू कितनी थी, 82,500, 82,500 इस साल के शुरुआत में, माइनस डिप्रिसिएशन टिल 1 अक्टूबर 2018, जिस दिन हम बेच रहे हैं, जिस साल, उस साल के शुरुआत की वैल्यू और जिस दिन हम बेच रहे हैं तब तक का डिप्रिसिएशन, यानी 5,000 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। तो उसकी जो वैल्यू है वो बची 83,500, सॉरी 77,500। ये उस एसेट की, उस मशीन की वैल्यू थी जिस दिन हम उसको बेच रहे थे, और हमने बेचा है 60,000 में, यानी हमारे पास 17,500 का लॉस आ गया। ये हो गया लॉस ऑन सेल, 17,500 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेच रहे हैं 60,000 में, बाय बैंक अकाउंट 60,000, बाय लॉस ऑन सेल 17,500, इतने में हमने उस मशीन को बेचा है।
अब अक्टूबर 1 को ही उसी दिन हमने एक और मशीन को खरीदा है टू बैंक अकाउंट, इसको हम लोग नाम देते हैं M3। अब जो नई मशीन खरीदे हैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, तो ये हो गया 2 लाख रुपए का। अब आ जाता है हमारे पास 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन। चूंकि हमारे पास अभी भी एसेट हैं, 2 मशीन है, मशीन 2 और मशीन 3, तो उनका डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो मशीन 2 का डिप्रिसिएशन तो हमारे पास है पूरे साल वो यूज हुई, तो 12,000 रुपए प्लस ये जो नई मशीन आई है मशीन 3, चलिए इसका डिप्रिसिएशन देखते हैं। यहाँ पे डिप्रिसिएशन मशीन 3 का निकाल लेते हैं। उसी तरह से 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10, यानी पूरे साल का डिप्रिसिएशन 20,000 रुपया, और 6 महीने का डिप्रिसिएशन उसका आधा इंटू 6/12 इज इक्वल टू 10,000 रुपया। क्योंकि अक्टूबर में खरीदा है तो 10,000 रुपया इसका डिप्रिसिएशन हो गया मशीन 3 का। तो दोनों मशीनों का डिप्रिसिएशन आया 22,000 रुपया। अब इस दिन हमारे पास कितने की मशीन बच गई वो देख लेते हैं बाय बैलेंस CD। पहली मशीन 1/6 की थी, 12 यूज हो गया, 94,000 की वो बची, और 2 लाख में से 10,000 की मशीन यूज हो गई, 1,90,000 की ये मशीन बच गई। 2,84,000 की हमारी टोटल मशीन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 हमारे पास बच रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सवाल के थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड एक सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे मेथड में आएंगे, और अभी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन बाकी हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर में। डिप्रिसिएशन में फंड है, प्रोविजंस हैं, उसके बारे में आएगा, और भी बहुत चीजें बाकी हैं। अच्छा, जाते जाते हम एक चीज और बता देते हैं कि ये जो डिप्रिसिएशन, चूंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन का नेचर क्या है, तो ये हमारा एक्सपेंस नेचर का है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमारा एक्सपेंस या नॉमिनल अकाउंट है, इसी हिसाब से हमें इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ओके, तो आगे का डिस्कशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।